ओके, सो लेट अस सी अ वेरी इजी क्वेश्चन जो गॉस लॉ पे इन जनरल पूछा गया है. सो सपोज आई हैव अ सरफेस, दिस इज अ स्क्वायर सरफेस. स्क्वायर सरफेस, क्यूब नहीं है ये, एक स्क्वायर है, तो स्क्वायर पेपर ले लो एक. ओके, नाउ दिस स्क्वायर इज इन द प्लेन ऑफ द बोर्ड. ये किसके प्लेन में है? बोर्ड के प्लेन में. यानी एक स्क्वायर पेपर लिया मैंने, उसे बोर्ड पे लगा दिया. ओके, तो ये वो पेपर है. नाउ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रेजेंट इन जस्ट द हाफ पोर्शन ऑफ द स्क्वायर सरफेस. ये पूरी स्क्वायर सरफेस के सिर्फ हाफ पोर्शन में आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है. इतना समझा आपको? क्वेश्चन समझा? ओके, नाउ यू हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स. आपको क्या बताना है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, वो आपको बताना है. बता सकते हो आराम से? क्वेश्चन समझा है? एक पेपर है स्क्वायर का. ओके, स्क्वायर सरफेस है, कहां पे? बोर्ड के प्लेन में, यानी बोर्ड के अंदर. ये यहाँ पे, यानी एक पेपर लो, यहाँ पे चिपका दो, दैट इज स्क्वायर सरफेस. हो गया. उस सरफेस के सिर्फ हाफ रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है. और इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे? वो भी प्लेन में, वो भी बोर्ड के अंदर है. ओके, ऐसे. ना मुझे बताओ यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा? कितना होगा? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट. यस और नो? ओके, नाउ सुनो, ये सरफेस सबको दिख रहा है? सरफेस, ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसी के अंदर है ना. ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है. दोनों के बीच की स्पेस दिखी आपको? क्या इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के अंदर से जा रही है क्या? वो एक सरफेस है, स्क्वायर सरफेस. उसकी थिकनेस होती है क्या? उसके पास सिर्फ लेंथ और ब्रेथ है, अंदर से जाने के लिए कोई जगह है ही नहीं. जैसे यहाँ पे थिकनेस नजर आ रही है, तो अंदर से आप जा सकते हो. ये सरफेस है, इसमें थिकनेस होती नहीं है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो उसके अंदर से जा ही नहीं सकती. और इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? किसी एरिया के अंदर से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है, दैट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स. तो होगा यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फ्लक्स? इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा यहाँ पे? 0. कंसेप्चुअल वाइज था, अभी फॉर्मूला वाइज भी बताता हूं. इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है? यहाँ पे दिख रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है. हाँ, क्वेश्चन में मेंशन है इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म. चलो, तो इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, तब इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है E इंटू ए कॉस थीटा. ओके, ये होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला जब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है. E आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड, ए क्या है आपका? एरिया, और थीटा क्या है? दोनों के बीच का एंगल. अब ये आपका एरिया है. एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी, उसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करके निकाल सकते हो. डायरेक्शन क्या होती है? परपेंडिकुलर. तो ये एरिया है, इसका एरिया वेक्टर क्या होगा? ये. यस, ये एरिया वेक्टर की डायरेक्शन. तो अगर ये एरिया वेक्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, दोनों के बीच का एंगल कितना बनेगा? यस, ये एरिया वेक्टर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, दोनों के बीच का एंगल 90. cos 90 0. समझो? इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0. सेम क्वेश्चन, अभी सेम क्वेश्चन, सेम फिगर, सेम टाइप का क्वेश्चन. अगेन अ स्क्वायर सरफेस, दिस टाइम द इलेक्ट्रिक फील्ड इज लाइक दिस. स्क्वायर सरफेस, हाँ स्क्वायर सरफेस. क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते जाओ. ओके, स्क्वायर सरफेस बोला है, थिकनेस नहीं होगी, सिर्फ लेंथ और ब्रेथ होगी. तो स्क्वायर सरफेस है, द स्क्वायर सरफेस इज इन द प्लेन ऑफ द पेज. प्लेन ऑफ द पेज, आपके पास पेज होगा ना, तो उस पेज में, यहां पे मैं क्या बोल सकता हूं? द स्क्वायर सरफेस इज इन द प्लेन ऑफ द बोर्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड भी किसके प्लेन में? बोर्ड के प्लेन में. मुझे बताओ यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा? और देखो, फिगर में कंफ्यूज करने के लिए ना ऐसा एंगल भी बना दिया. जस्ट कंफ्यूज करने के लिए एंगल दिया है आपको. मुझे बताओ यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा? कितना होगा? वापस से देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रही है, एरिया वेक्टर का होगा सामने. यस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच एंगल कितना बनेगा? 90 डिग्रीज का नहीं बनेगा? ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी ऊपर, ये एरिया, दोनों को ज्वाइंट करो, एंगल कितना बनेगा दोनों के बीच का? 90 डिग्रीज. यस, तो यहां पे भी अगेन cos 90 0, तो ये भी कितना आएगा? 0. प्रॉब्लम क्या है? यहां पे उन्होंने सरफेस बोला है. सरफेस को थिकनेस नहीं होती, आप उसके अंदर से जा ही नहीं सकते. उसके ऊपर से चले जाओगे, अंदर से जा ही नहीं सकते. अंदर है कुछ पेज है, वो पेज की भी तो थिकनेस होती है बहुत कम. यहाँ पे तो वो भी नहीं है.
तो जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है ना वो सिर्फ ऊपर से जा रही है टच होके उसको, इसलिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन दोनों ही केस में कितना आएगा, 0। समझ में आया आपको? इसलिए क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है। क्लियर ये टॉपिक? क्लियर? ओके। तो अब तक हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स की प्रॉपर्टीज क्या देखी कि टू फाइंड द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स शेप पे डिपेंड करता है टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, या सॉरी गॉस लॉ सरफेस पे डिपेंड करता है क्या? नहीं। स्क्वायर हो, कोन हो या कोई भी सरफेस हो, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ एनी क्लोज सरफेस Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, जहां पे Q क्या होगा आपका, टोटल चार्ज, और Q साइन के साथ पुट करना है। अगर टोटल चार्ज ऐड और सब्सट्रैक्ट करके 0 आ गया तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वहां पे? नहीं। ओके। देन सेकंड थिंग हमने क्या देखी कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर पॉजिटिव है उसकी डायरेक्शन क्या होगी, आउटवर्ड, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर नेगेटिव है डायरेक्शन क्या होगी, इनवर्ड। ओके। नाउ जरूरी है जहां पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 होगी? नहीं। कहीं कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो होती है बट इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 होता है। रीजन, जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर आ रही है उतनी ही बाहर चली जाती है। दैट्स व्हाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 हो सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड उस रीजन की 0 नहीं। ओके। नाउ नेक्स्ट लाइन, इफ द चार्ज present in the vicinity of the closed surface is 0, then the electric flux will be 0। क्वेश्चन क्या है कि जब हमारे पास एक सरफेस है, उस सरफेस के आसपास कोई भी चार्ज भटक नहीं रहा, विसिनिटी यानी उसके आसपास, तो क्या इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 होगा? तो बाहर वाले हमें डिस्कस ही नहीं करने, बाहर चार्ज हो या ना हो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स अंदर वाले चार्जेस पे डिपेंड करता है। ओके। तो अंदर अगर कोई चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0, बाहर अगर कोई भी चार्ज होगा या ना होगा वो इसे अफेक्ट करेगा क्या? नहीं। तो क्वेश्चन ये था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स को 0 रखने के लिए आसपास का चार्ज 0 होना चाहिए। जरूरी है ये कंडीशन? आसपास चार्ज रहा तब भी ये 0 रह सकता है, नहीं रहा तब भी ये 0 होगा ही। क्यों? बिकॉज इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड करता है इनसाइड वाले चार्ज पे। तो आपको फिगर दे दी जाएगी, फिगर के अंदर चार्ज नहीं प्रेजेंट होगा। ओके। तो फिर आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे कि यहाँ के इलेक्ट्रिक फ्लक्स को 0 रखने के लिए आसपास के चार्जेस भी 0 होने ही चाहिए। क्या ये मस्ट कंडीशन है? क्या ये होगी या नहीं होगी चलेगा? ये कंडीशन इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसे टिक करोगे कभी। कौन सी कंडीशन इंपॉर्टेंट है उसके साथ और एक ऑप्शन होगा, चार्ज इनसाइड द स्फीयर मस्ट बी 0। ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है ना कि इसके अंदर का चार्ज 0 होना चाहिए, तभी इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 हो सकता है। ओके। तो इसे टिक करना है। और एक कंडीशन दी जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर मस्ट बी 0। जब मैं मस्ट की बात कर रहा हूं ना, यानी ये हमेशा होगा, उसी केस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 हो सकता है। तो थर्ड ऑप्शन दिया जा सकता है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द क्लोज सरफेस मस्ट बी 0। यानी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होगी तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी 0 नहीं होगा। ये भी जरूरी है, हमने देखा है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उस केस में भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स आप 0 कर सकते हैं। ओके। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 कब होगा? सिर्फ जब चार्ज अंदर का 0 है। ओके। इलेक्ट्रिक फील्ड नेसेसरी है क्या हमेशा? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी तब भी 0 हो सकता है, हुई तो भी कुछ पर्टिकुलर केसेस है जहां पे वो 0 हो सकता है। क्लियर है सबको? ओके। और एक सिंपल सा छोटा सा क्वेश्चन कि सपोज यू हैव अ सिलेंडर लाइक दिस, दोनों सरफेस बनाई है मैंने। ओके। द कर्व सरफेस इज डिनोटेड बाय बी, दिस सर्कुलर सरफेस इज डिनोटेड बाय सी, और ये सर्कुलर सरफेस हम किससे डिनोट कर रहे हैं? ए से। ओके। तो ये आपका फिगर है, ये भी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। नाउ द फ्लक्स थ्रू बी, यानी इस कर्व सरफेस पे, सिलेंडर की जो कर्व सरफेस है उस कर्व सरफेस का नाम क्या है? बी। तो सिलेंडर की कर्व सरफेस से जो फ्लक्स बाहर निकल रहा है वो है फाई डैश। वो कितना है? फाई डैश। ओके। आपको बताना है, यू हैव टू टेल द फ्लक्स थ्रू ए। व्हाट इज योर क्वेश्चन कि बी से जो फ्लक्स बाहर निकल रहा है वो कितना है? फाई डैश। ओके। आपको बताना है कि ए से कितना फ्लक्स निकलेगा। क्या नहीं बताना है? ए से कितना फ्लक्स निकलेगा। क्वेश्चन समझ में आया? देयर इज अ सिलेंडर, सिलेंडर के पास 3 सरफेस होती है, एक कर्व सरफेस और 2 सर्कुलर सरफेस। तो टोटल कितनी सरफेस हो गई? 3। तीनों को नाम दिया है, सर्कुलर सरफेस को ए और सी नाम दिया है और जो कर्व सरफेस उसे बी।
कर्व सरफेस से जो फ्लक्स बाहर निकल रहा है उसे क्या बुलाओगे, फाई डैश। तो बताओ ए से कितना निकलेगा। अभी मुझे बताओ, यहाँ पे आप गॉस लॉ लगा सकते हो, आराम से लगा सकते हैं। तो अभी इसे सॉल्व कैसे करना है वो बताता हूं मैं। गॉस लॉ हम यहाँ पे लगा सकते हैं। गॉस लॉ क्या कहता है कि द नेट फ्लक्स यानी टोटल फ्लक्स कितना होगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जहां पे क्यू क्या होगा हमारा यहाँ का टोटल चार्ज। ओके, हम कंसीडर करेंगे टोटल चार्ज क्यू। ओके, नाउ नेट फ्लक्स कैसे बनेगा, फ्लक्स ऑफ ए प्लस फ्लक्स थ्रू बी प्लस फ्लक्स थ्रू सी, इन सबको ऐड करके ही आपका टोटल फ्लक्स बनेगा ना, करेक्ट। कि एरिया ए से कितना फ्लक्स निकल रहा है, बी से कितना निकल रहा है, सी से कितना निकल रहा है, सबके फ्लक्स को ऐड करोगे तभी तो टोटल बनेगा ना, ऐसी टोटल बनता है, करेक्ट। सो क्या मैं नेट फ्लक्स को ऐसे लिख सकता हूं, यस और नो, लिख सकता हूं। ओके, नाउ मुझे बताओ क्या ए और सी दोनों सेम ही है, दोनों सर्कुलर फेस है, यस, दोनों सेंटर से सेम डिस्टेंस पे होंगे, तो क्या पॉसिबिलिटी है कि ए और सी से जो फ्लक्स निकलेगा वो सेम होगा, सेम ही होगा। क्यों, सिलेंडर का एक सर्कुलर फेस और सिलेंडर का दूसरा सर्कुलर फेस अलग अलग दिखते हैं, नहीं, एरिया वाइज सेम, सेंटर से उनका डिस्टेंस सेम, तो टोटल ये वो पूरी तरह से सिमेट्रिक है। और सिमेट्री की वजह से क्या होगा कि ए से जितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा और सी से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा दोनों बराबर होंगे, रीजन सिमेट्री। ओके, सो इफ यू हैव सिमेट्रिकल सरफेसेस, दोनों में से सेम इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाहर निकलता है, यस। तो कैन आई से इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू सी, ऐसे बोल सकते हैं हम। क्यों, सिमेट्री रीजन है, इसका रीजन क्या है, सिमेट्री। सेंटर से डिस्टेंस भी सेम, हाँ डिस्टेंस अलग होता तो शायद से बात अलग होती, बट यहाँ तो सेंटर से डिस्टेंस भी सेम होगा, एरिया भी सेम होगा, सब सेम। ओके, दैट्स व्हाई फ्लक्स थ्रू ए इज इक्वल्स टू फ्लक्स थ्रू सी। नाउ अगर फ्लक्स थ्रू ए इज इक्वल्स टू फ्लक्स थ्रू सी, क्या ऐसे लिख सकता हूं, फ्लक्स थ्रू ए प्लस बी से कितना फ्लक्स निकल रहा है, फाई डैश, यस और नो, तो बी की जगह फाई डैश लिख सकता हूं। ओके, प्लस फ्लक्स थ्रू सी, सी से जो फ्लक्स निकल रहा है क्या उसे ऐसे बोल सकते हैं हम, फ्लक्स थ्रू ए, बिकॉज दोनों इक्वल है और मैं ए क्यों लिया, वही तो ढूंढना है। ओके, यही तो ढूंढना है ना, इसलिए ए लिया। इट इज इक्वल टू टोटल फ्लक्स गॉस लॉ से सबको पता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट है। ओके, अब यहाँ पे फ्लक्स थ्रू ए, तो फाई ए फाई ऐड होके क्या होगा, 2 फाई ए, सो यू विल गेट 2 फाई ए प्लस वो फाई डैश इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर। अभी आपको इस क्यू फाई ए की वैल्यू चाहिए, फाई ए क्या है, फ्लक्स थ्रू ए, तो इसकी वैल्यू चाहिए, तो रिमेनिंग टर्म्स को क्या करो, दूसरी साइड शिफ्ट कर दो। ओके, तो एक एक करके रिमेनिंग टर्म्स को दूसरी साइड शिफ्ट करेंगे। सबसे पहले ये पॉजिटिव है, दूसरी साइड जाने पर नेगेटिव, पॉजिटिव है ना, दूसरी साइड जाने पर नेगेटिव, तो 2 फाई ए इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस फाई डैश, करेक्ट, पॉजिटिव थी दूसरे साइड जाने पर नेगेटिव, 2 भी एक्स्ट्रा है उसे उधर भेजो, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में, इधर जाने पर डिवीजन में, तो फ्लक्स थ्रू ए इज इक्वल्स टू हाफ, देखो 2 मल्टीप्लीकेशन में था डिवीजन में आ गया, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस फाई डैश। क्लियर, इजी क्वेश्चन था, जस्ट क्या पता होना चाहिए था, ये गॉस लॉ और इन तीनों सरफेस से सबका अलग अलग फ्लक्स, उन सबको ऐड करने पर आपको नेट फ्लक्स मिलेगा। ये सिर्फ 2 बातें समझ में, ये सिर्फ पता होना चाहिए, ये 2 पता होते तुरंत आप इजीली ये सब सॉल्व कर सकते थे। ओके, नाउ अभी डिस्कस करेंगे गॉस लॉ का सबसे फेवरेट क्वेश्चन, जो कि है क्यूब से रिलेटेड। क्यूब वाले क्वेश्चन आप देखो भरे पड़े हैं, मतलब गॉस लॉ पे ज्यादातर क्वेश्चन क्यूब के ही पूछे जाते हैं, 6-7 क्वेश्चन तो क्यूब के ही होते हैं, मतलब जितने भी ईयर्स है उनमें 6 से 7 क्वेश्चन कंटिन्यूसली। ओके, हर साल क्यूब का एक क्वेश्चन होता ही है। ओके, तो क्यूब वाले क्वेश्चन यहाँ पे गॉस लॉ पे काफी पूछे जाते हैं और वो क्यूब वाले क्वेश्चन अभी हम सॉल्व करेंगे। ओके, अरे सर आपने उस क्वेश्चन का तो आंसर ही नहीं दिया कि चार्ज बीच में प्रेजेंट हुआ तब क्या होगा, वो तो देना पड़ेगा ना। यस, तो अभी क्लोज सरफेस, अभी गॉसियन सरफेस कैसे ड्रॉ करते वो सिखाता हूं, उसी में आपका आंसर है, याद रखो। यहाँ पे जितनी भी क्लोज सरफेस थी ना वो हम ड्रॉ करते हैं। ओके, क्लोज सरफेस ज्यादातर गॉसियन सरफेस कंसीडर की जाती है। ओके, क्लोज सरफेस क्या की जाती है, मोस्ट ऑफ द टाइम कंसीडर की जाती है।
ओके, तो वो हम ड्रॉ करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। तो गॉसियन सरफेस को ड्रॉ कैसे करना है या कंसीडर कैसे करना है वो देखते हैं कि किस सरफेस को आप गॉसियन सरफेस बुला पाओगे, ओके, या उसे कैसे ड्रॉ करना है। और गॉसियन सरफेस ही क्या होगी आपकी क्लोज सरफेस, ओके। तो सबसे पहली बात, गॉसियन सरफेस शुड बी सिमेट्रिकल। सबसे पहली बात वो कैसी होनी चाहिए, जो आप ड्रॉ करोगे वो सिमेट्रिकल होनी चाहिए, ओके। रीजन, कैलकुलेशन इजी बनते हैं। सर असिमेट्रिकल बना सकते हैं, बनाओ, कैलकुलेशन डिफिकल्ट होगा, बाकी कुछ चेंज नहीं आएगा, सब सॉल्व होगा, सब फॉर्मूला भी सही लगेगा, आंसर भी करेक्ट आएगा, सिर्फ कैलकुलेशन लेंदी हो जाएंगे। इसलिए ज्यादातर क्या बनाओ, सिमेट्रिकल। जैसे कि स्क्वायर, सिलेंडर, स्क्वायर नहीं, क्लोज सरफेस ना, यस, तो क्यूब लगेगा, क्यूबॉइड बनाओ, यस, स्फीयर बनाओ, यस, जो बनाना है बनाओ, बट सिमेट्रिक होना चाहिए, ओके। ये सेकंड, और ये आपका आंसर है कि इट मस्ट नॉट पास थ्रू एनी चार्ज। गॉसियन सरफेस बनाते वक्त गॉसियन सरफेस किसी भी चार्ज से पास होनी नहीं चाहिए। यानी अगर यहाँ पे सरफेस है, सॉरी, यहाँ पे अगर चार्ज है और आपने ऐसी सरफेस बना दी, क्या ये अलाउड है? तो गलती से भी चार्ज सरफेस पे प्रेजेंट हो सकता है क्या? तो वो वाला केस होता ही नहीं यहाँ पे। क्यों? बिकॉज वो रूल है ही नहीं। कोई भी चार्ज सरफेस पे प्रेजेंट नहीं हो सकता, या तो सरफेस के बाहर होगा या तो सरफेस के अंदर होगा, एकदम सरफेस पे प्रेजेंट हो ही नहीं सकता। ये हमारा रूल है गॉसियन सरफेस को बनाने का। क्लियर इतना रूल? ओके। और क्या रूल है कि द एंगल बिटवीन E and A must be, sorry, must be नहीं, हाँ लिख सकते, चलो, must be same or change by fixed values such as theta is equals to 0, 90 degrees और 180 degrees। ओके, जो भी आप गॉसियन सरफेस बना रहे हो उस सरफेस के लिए E और A दोनों के बीच का जो एंगल है पूरी सरफेस पे मोस्टली ज्यादातर केसेस में सेम होना चाहिए, ओके। अगर सेम नहीं हुआ तो वो अपनी वैल्यू भी चेंज कर सकता है, बट फिक्स वैल्यू से। या तो एक जगह सपोज 0 डिग्रीज है तो उसी सरफेस पे दूसरी जगह क्या होना चाहिए 90, उतना चेंज, ओके। या तो 180 हो जाए चेंज, ओके। बीच की कोई वैल्यूज आप ले नहीं सकते, ओके। तो ये याद रखना है कि ई और ए के बीच का जो एंगल है पूरी सरफेस पे या तो सेम हो या फिर चेंज हो सकता है, बट चेंज होके क्या होगा, जैसे कि सपोज यहाँ पे एक सरफेस है, ओके, यहाँ पे एरिया हमारा डी ए, यहाँ पे एरिया कितना है डी ए, ओके। और सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड ये रहा, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे आउटवर्ड डायरेक्शन में, डी एरिया का वेक्टर भी आउटवर्ड डायरेक्शन में, तो यहाँ पे दोनों के बीच का एंगल कितना है 0 डिग्रीज का, ओके। सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ही आ रही है, लिसन सी, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर आ रही है, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर जा रही है। यहाँ पे भी आप एरिया बना सकते हो, करेक्ट। यहाँ पर का भी एरिया कितना होगा डी ए, तो मैंने यहाँ का भी एरिया कितना होगा डी ए। इस एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी आउटवर्ड, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन इनवर्ड नहीं होती, वो क्या होती है हमेशा आउटवर्ड। तो ये जो डी एरिया इस वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी आउटवर्ड, ओके। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच कितने डिग्रीज का एंगल बन जाएगा 180 डिग्रीज का। तो देखो एक सरफेस पे एक ही गॉसियन सरफेस है, उस पूरे सरफेस पे या तो ई और ए के बीच का एंगल सेम होना चाहिए या फिर चेंज होना चाहिए बट फिक्स वैल्यू से, या तो 180 से चेंज हो या तो 90 से चेंज हो या फिर 0 डिग्री से चेंज हो। जैसे यहाँ पे 0 था, कितना चेंज आया 180, 180 से ज्यादा चेंज आ सकता है क्या? नहीं। 180 से कम चेंज आ सकता है क्या? हाँ 90 तक आ सकता है, उसके बीच की वैल्यू नहीं। क्लियर सबको? ये क्लियर? तो ये कुछ बातें हैं जो आपको गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते वक्त याद रखनी है, ओके।
स्क्वायर वाला हम कल ही डिस्कस करें या आज कर दें? टाइम कितना बजे? 46, 15 मिनट्स में हो जाएगा। चलो करें फिर टॉपिक खत्म, फिर नया टॉपिक शुरू करेंगे कल से, चलेगा? ओके, सो लेट अस डिस्कस द क्वेश्चंस ऑन स्क्वायर नहीं, हाँ, लेट अस डिस्कस क्वेश्चन ऑन क्यूब्स। ओके, क्यूब से रिलेटेड क्वेश्चन गॉस लॉ में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। सबसे पहला बेसिक क्वेश्चन कि सपोज दिस इज अ क्यूब, okay, this is a cube, push, this is a cube. Now there is a charge inside the at the center of the cube. क्यूब के सेंटर में क्या है? एक चार्ज है। तो मुझे बताओ इस क्यूब का नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा? इतना ही। ये क्लोज सरफेस के अंदर कितना चार्ज? Q। तो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, एनी क्लोज सरफेस हैज अ the net electric flux of any closed surface is Q inside upon epsilon naught। तो गॉस लॉ से ये हो जाएगा आराम से। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लक्स थ्रू ईच फेस। ये थोड़ा सा अलग है, ये टोटल फ्लक्स था जो टोटल 6 के 6 फेसेस को मिला के बनता है। ओके, यहाँ पे जो फ्लक्स निकल रहा है वो 6 फेसेस होते हैं ना क्यूब को, 4 साइड से, एक ऊपर से एक नीचे से, यस 6 फेसेस। तो सारी फेसेस का जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल रहा है उन सबको जब मैंने ऐड किया तब ये बना। अभी चाहिए आपको कि हर एक फेस से कितना निकल रहा है। तो टोटल ये है ना। सुनो क्वेश्चन क्या है आपका कि हर क्यूब के हर एक सरफेस से या हर एक फेस से कितना फ्लक्स बाहर निकल रहा है। टोटल फ्लक्स इतना बाहर निकल रहा है, यस। अभी ये सारी की सारी सरफेस सेम है, यानी सबसे जो फ्लक्स बाहर निकलेगा वो भी सेम होगा। क्यों? देखो चार्ज सेंटर में सारी सरफेस से वो सेम डिस्टेंस पे होगा ना, तो सारी सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा वो सेम होगा, और सबके इलेक्ट्रिक फ्लक्स को निकाल के ये बना है। तो इसे ही अगर हम 6 से डिवाइड कर दें, इसका ही 1/6 पोर्शन वो सारी सरफेस से निकलेगा ना, यस, बिकॉज इसका 1/6 पोर्शन, तो सब में से 1/6 Q अप एप्सिलॉन नॉट प्लस 1/6 Q अपन एप्सिलॉन नॉट, ऐसे 6 सरफेस के लिए अगर आप ऐड करोगे क्या ये बनेगा? यस और नो? बनेगा ना। ओके, तो यहाँ पे सबका इलेक्ट्रिक फ्लक्स सेम था, इसलिए सिंपली क्या किया, जितने स्पेसेस उससे डिवाइड कर दिया, डिवाइडेड बाय 6। क्लियर सबको? क्लियर? इसमें और कोई डाउट नहीं? ओके, इतना क्लियर है ना। अभी और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि इफ we have a cube and the charge is situated at its corner. Now tell me the total electric flux. Okay, अभी मुझे बता 1/8 कहां से निकाला? उलन करके किया है आपने। ओके, अभी बताओ यहाँ पे क्यूब है, यस, क्यूब के एक कॉर्नर पे अभी हमारा चार्ज है, तो मुझे बताओ यहाँ पे टोटल फ्लक्स कितना है? कितना फ्लक्स होगा? 1/8 कहां से आ रहा है वो बताना पड़ेगा। कौन सा? सुनो, यहाँ पे अभी आपको गॉस लॉ सीख रहे हो, गॉस लॉ ही लगाना पड़ेगा ना। पर गॉस लॉ में प्रॉब्लम क्या है? सरफेस कैसी होनी चाहिए? क्लोज होनी चाहिए। ये क्लोज सरफेस है, देखो इसने चार्ज को क्लोज किया है क्या? अच्छी तरह से। चार्ज बाहर की सरफेस पे है, चार्ज अंदर है तो है क्लोज सरफेस यहाँ पे कोई जिसने चार्ज को अंदर से बंद किया है पूरी तरह से। तो यहाँ पे क्लोज सरफेस आपको बनानी पड़ेगी और पूरे चार्ज को एक सरफेस के अंदर बंद करना पड़ेगा। बनाए क्लोज सरफेस? कैसे बनाएंगे क्लोज सरफेस? क्वेश्चन सरफेस बनाए। तो अभी मुझे इस पूरे चार्ज को क्लोज करना है, तो मैं क्या करूंगा, क्यूब है नहीं है, क्यूब है ना, ऊपर से क्यूब रख दूं, ऊपर से क्यूब रख दिया, यस, बट अभी भी ये क्लोज होगा क्या? अभी भी ये क्लोज होगा, कॉर्नर पे है,
से ऊपर वाली साइड क्लोज होगी, साइड का वाला लेफ्ट ही है ना। ओके, तो साइड में वापस से क्यूब्स लगा देता हूं 2। ओके, साइड में लगा दिए क्यूब। अभी ये क्लोज हो गया क्या? नहीं, पीछे से खुला है। यस, तो पीछे 4 क्यूब लगा दो, पीछे 4 क्यूब लगा दो। अब बंद हो गया, अब बंद हो गया। तो टोटल कितने क्यूब लगाने पड़े आपको? 8 क्यूब्स। और 8 क्यूब्स लगाने के बाद ये चार्ज बंद हो पाए। ओके, यस, अभी 8 सामने से 4 है, पीछे के 4 बनाने बाकी है, वो बनाने पड़ेंगे हमें। ओके, वो टाइम पास करें नहीं, वैसे ही समझ में आ गया ना। तो यहाँ पे इस चार्ज को बंद करने के लिए टोटल कितने क्यूब्स लगेंगे? 8 क्यूब। ओके, और फिर वो बनेगी अ क्लोज सरफेस, जिस क्लोज सरफेस के अंदर आपका चार्ज था। सर क्यूब ही क्यों लिया? आपको क्यूब ही दिया था ना, तो क्यूब ही लेना बेटर ऑप्शन है। और कोई सरफेस लेते तो कैलकुलेशन प्रॉपर नहीं होते। तो यहाँ पे कितने क्यूब्स थे टोटल? कितने क्यूब्स हो जाएंगे? 8। यहाँ पे बना देते हैं सिंपल 8 क्यूब। ओके, ये एक क्यूब, ये दूसरा क्यूब, तीसरा क्यूब, फोर्थ क्यूब, ये 5th 6th 7th, और नीचे की साइड पे, पीछे की साइड पे एक नीचे होगा 8वां, और इन सबके बीच में वो आपका चार्ज। ओके, तो एक्चुअल में फिगर ऐसी दिखेगी आपको। ओके, क्लियर है? तो टोटल यहाँ पे कितने क्यूब्स आ जाएंगे? टोटल कितने क्यूब्स आ जाएंगे? 8 क्यूब्स। और 8 क्यूब्स के बाद ये क्या बन जाएगी? एक क्लोज सरफेस। आफ्टर ड्रॉइंग 8 क्यूब्स वी विल गेट अ क्लोज सरफेस। हमें क्या मिलेगी? एक क्लोज सरफेस। और यहाँ पे जो सारे के सारे क्यूब्स आइडेंटिकल है, ऑल दी 8 क्यूब्स आर आइडेंटिकल। आइडेंटिकल क्यों बनाया सर? कैलकुलेशन में इजीनेस आए। ओके, सो अभी ये क्लोज सरफेस बन गई। अभी तो गॉस लॉ लगा सकते हो। गॉस लॉ क्या कहेगा कि क्लोज सरफेस से जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो कितना होगा? चार्ज इनसाइड क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। करेक्ट, करेक्ट। बट ये होगा 8 के 8 क्यूब्स का इलेक्ट्रिक फ्लक्स ना। हमें क्या चाहिए? हमारा जो ओरिजिनल एक क्यूब था, उस अकेले क्यूब का इलेक्ट्रिक फ्लक्स चाहिए था। हमारा क्वेश्चन क्या था? स्टार्टिंग में हमें एक ही क्यूब दिया था, उस एक क्यूब के कॉर्नर पे हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स था। सॉरी, एक क्यूब दिया था, उस एक क्यूब के कॉर्नर पे हमारा चार्ज रखा गया था। अभी उस चार्ज की वजह से इस अकेले क्यूब का जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स था वो हमें चाहिए। बट क्वेश्चन है कि हम यहाँ पे गॉस लॉ लगा ही नहीं सकते थे, बिकॉज सबसे पहली बात वो क्लोज सरफेस था ही नहीं। तो हमने क्लोज सरफेस ड्रॉ किया। क्लोज सरफेस को ड्रॉ करने के लिए कितने क्यूब्स लगे? 8 क्यूब्स। यहाँ पे 4 ही दिख रहे बट असल में 8 है। ओके, पीछे की साइड से, आगे की साइड से 4, तब वो पूरी तरह से बंद होगा। 8 क्यूब्स निकालोगे वो क्या बन जाएगा? एक क्लोज सरफेस। तो 8 क्यूब्स लगाने पर वो बन गए एक क्लोज सरफेस। और एक क्लोज सरफेस से जो नेट फ्लक्स बाहर निकलता है वो कितना होगा? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बट 8 के 8 क्यूब से हमें चाहिए एक क्यूब से। हमें कितने क्यूब से चाहिए? सिर्फ 1 सिंगल क्यूब से। तो अभी सारे क्यूब आइडेंटिकल है, सब में से सेम फ्लक्स निकलेगा। तो जैसे यहाँ पे सारे फेसेस आइडेंटिकल थे, सब में से सेम फ्लक्स निकल रहा था, तो डिवाइड किससे किया? 6 से। यहाँ पे कितने क्यूब है? 8। 8 के 8 इक्वली कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे ना, तो वो डिवाइडेड बाय 8। तो ये हो जाएगा आपका नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू 1 क्यूब। ओके, बिकॉज 8 क्यूब है, सब इतना कंट्रीब्यूट करेंगे, सब इतना कंट्रीब्यूट करेंगे, तभी जाके टोटल कितना बनेगा? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। समझा? क्लियर सबको? तो अगर कोई क्यूब है और उस क्यूब के कॉर्नर पे आपने कोई प्लस चार्ज रखा है, इन दैट केस इस चार्ज की वजह से इस क्यूब का जो नेट फ्लक्स होता है वो इतना है। कितना होगा? इतना। दैट इज क्यू अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर? इतना क्लियर? ओके।